हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे देखेंगे भारी जल या फिर उसी को बोला जाता है हेवी वाटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने जल के बारे में देखा था जिसका सूत्र होता था H2O। आज हम लोग देखेंगे भारी जल या फिर D2O के बारे में। तो इसमें देखना है D2O। ये जो D2O है ये बना है H2O से। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम एक दूसरे के समस्थानिक हैं, इसके बारे में देख चुके हैं हम लोग। तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, जिसको कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। तो हाइड्रोजन की जगह पे जब ड्यूटेरियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के यौगिक बनाता है, द्विअंगी यौगिक, तो ये कहलाता है D2O। तो D2O जो है एक प्रकार का भारी वाटर या फिर वाटर से भारी रहता है, इसलिए भारी वाटर या हेवी वाटर कहलाता है। और इसको भी जो है भारी जल कहते हैं और इसका सूत्र होता है D2O। अब इसमें देखते हैं कि जो भारी वाटर में हाइड्रोजन के जगह पे भारी हाइड्रोजन पाया जाता है। भारी हाइड्रोजन को ही ड्यूटेरियम कहा जाता है, जिसका सूत्र है कैपिटल D। तो यहाँ पे भारी हाइड्रोजन का ऑक्साइड ही भारी जल कहलाता है। इसमें भारी वाटर के में भारी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो भारी हाइड्रोजन का ऑक्साइड भारी वाटर कहलाता है। और भारी जल के खोजकर्ता के रूप में यूरे नामक जो वैज्ञानिक थे उनको जाना जाता है। इन्होंने साधारण जल के 6000 भाग में पानी जल के 1 भाग की उपस्थिति की पुष्टि की। माने 6000 भाग जब साधारण पानी को लेंगे उतने को मिला करके एक भारी वाटर के बराबर होता है। तो यूरे नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि 6000 भाग साधारण पानी को लेंगे तो उसमें 1 भाग भारी वाटर प्राप्त होता है। तो इस भाग की उपस्थिति की पुष्टि इन्होंने की थी। उसके बाद जो लुईस एम डोनाल्ड नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने सन 1933 में क्षारीय जल का सतत क्षार वाला जो पानी रहता है उनका कंटिन्यू रूप से क्या किया, विद्युत अपघटन किया। और विद्युत अपघटन करने के बाद उन्होंने उस प्रक्रिया के थ्रू रिजल्ट के रूप में भारी जल की कुछ मात्रा को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। इसलिए लुईस और डोनाल्ड के प्रयोग को भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रयोग के आधार पर भारी जल को प्राप्त किया था। अब देखते हैं भारी जल का जो मुख्य स्रोत होता है वह साधारण जल ही होता है। तो जो भारी वाटर है वह प्रकृति में साधारण जल के आधार पर ही पाया जाता है और इसका सतत रूप से विद्युत अपघटन करते हैं और प्रभाजी आसवन की प्रक्रिया करते हैं, जिसके द्वारा भारी जल को प्राप्त कर सकते हैं। यह हो गया उसका इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं उसको बनाने की विधि। तो भारी जल को बनाने के लिए बहुत सारी विधियां दी गई हैं। 2 विधियां मुख्य हैं इनमें से। तो पहला विधि है साधारण जल के प्रभाजी आसवन के द्वारा। तो जो साधारण जल रहता है उसका प्रभाजी आसवन करेंगे। आसवन का मतलब होता है वाष्पन संघनन। इसमें प्रभाजी आसवन बोला है। आसवन बराबर होता है वाष्पन प्लस संघनन। वाष्पन का मतलब है किसी चीज को उबालते हैं, जैसे ये एक बर्तन में कुछ लेंगे, इसको यहाँ से मोमबत्ती जला करके उबालेंगे तो यहाँ से गैस बन करके बाहर निकलेगा। तो ये जो वाष्प है इसके गर्म होने से वाष्प निकल रहा है, यही क्रिया कहलाएगा वाष्पन। इसमें वाष्प निकल रहा है तो ये वाष्पन, इसी वाष्प जो निकल रहा है उसमें एक ढक्कन लगा करके बंद कर देंगे, यहाँ से एक ढक्कन ढक देंगे इस प्रकार से। तो ये जो ढक्कन ढकेंगे तो ये जो वाष्प था यहाँ पे बूंद बूंद करके इकट्ठा हो जाएगा, इसके अंदर सतह पे ढक्कन की निचली सतह पे इकट्ठा हो जाएगा। तो जो वाष्प था उसका फिर से संघनन होकर के फिर से जल की बूंदें या विलायक की बूंदें मिलने लगती हैं। तो यह जो क्रिया है, पहले वाष्पन हुआ, फिर उसको ढक दिए तो उसके निचली सतह पे पानी बूंद बूंद करके जमा हो गया, तो वह जो क्रिया है संघनन कहलाया, पानी जमा होने का। और ऊपर जो उठा था वो वाष्पन कहलाया। तो वाष्पन प्लस संघनन दोनों की जो प्रक्रिया है उसको संयुक्त रूप से आसवन कहा जाता है। तो इसी प्रभाजी आसवन के द्वारा इनको प्राप्त करते हैं।
तो साधारण जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और भारी जल का जो क्वथनांक है 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो क्वथनांक में दोनों के बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा अंतर न हो करके जो अंतर है वह बहुत कम पाया जाता है। तो क्वथनांक में एक का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरा है 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ज़्यादा बोल दी थी, वो उल्टा होगा, बहुत कम अंतर पाया जाता है दोनों के क्वथनांक में। तो बहुत कम अंतर रहता है, जिसके कारण जब इनका आसवन करते हैं, माने कि वाष्पन प्लस संघनन करते हैं, तो इसकी लंबाई 13 मीटर के बराबर पाई जाती है। तो 13 मीटर लंबा प्रभाजक स्तंभ लिया जाता है। जो प्रभाजन करते हैं उसके लिए इस प्रकार से प्रभाजक स्तंभ जो लेंगे, इसकी लंबाई 13 मीटर रहती है और इस प्रभाजक स्तंभ में प्रक्रिया को कई बार दोहराया जाता है, आसवन की प्रक्रिया को। और हल्के प्रभाज माने कि हल्का कौन है, साधारण पानी H2O, इसका पहले आसवन हो जाता है। उसके बाद जो भारी प्रभाज है माने भारी वाटर है D2O, वह शेष रूप में बचा रहता है। तो भारी प्रभाज में D2O की मात्रा प्रभाज जब बार बार करते हैं तो बढ़ती हुई जाती है। तो उस विधि के द्वारा D2O को प्राप्त करते हैं, पहली विधि। दूसरा विधि में देखते हैं, साधारण जल के सतत रूप से विद्युत अपघटन किया जाता है और विद्युत अपघटन के द्वारा भारी वाटर प्राप्त करते हैं। तो इस विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है, इसके द्वारा क्षारीय कर लेते हैं साधारण पानी को। अब साधारण पानी को क्षार कर लेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, विद्युत अपघटन की क्रिया करते हैं। और विद्युत अपघटन की क्रिया करेंगे तो इसके लिए सेल का उपयोग करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल बनाएंगे। तो सेल का जो उपयोग करते हैं, उस सेल को बनाया था ब्राउन, डेजर्ट और यूरे नामक वैज्ञानिक ने मिलकर बनाया था। तो इस सेल का उपयोग इसमें किया जाता है। इस सेल में क्या किया जाता है, इस्पात जो एक धातु है उसका बना हुआ बेलनाकार पात्र या बर्तन लेते हैं और उसका उपयोग कैथोड के रूप में करते हैं। तो ये जो एक बेलनाकार पात्र या बर्तन दिख रहा है, इस प्रकार से रहता है। ये है इस्पात का बर्तन, ये जो बाहर दिख रहा है, और इसी में क्या किया जाता है, इस प्रकार से तार लगा करके इसका उपयोग कैथोड के रूप में करते हैं। तो यहाँ पे निकिल के छिद्र में बेलनाकार शीट का कार्य एनोड के रूप में किया जाता है। और जो है निकिल का एक ऐसे रॉड लेते हैं और इसी में निकिल की एक पट्टी भी लगी हुई रहती है और यहाँ पे छेद इसमें छिद्रनुमा संरचना रहता है। तो जो छेद संरचना है, इसमें तार लगा करके इसका उपयोग एनोड के रूप में करते हैं। तो ये हो गया कैथोड, इस्पात का और निकिल का एनोड। इस दोनों को व्यवस्थित करके इसमें विद्युत अपघटन सेलों की अधिक संख्या के साथ साथ विद्युत अपघटन की प्रक्रिया की जाती है। अब इसमें जो है विद्युत अपघट्य के रूप में जल को भरे रहते हैं और इस जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहता है। तो ये रहता है साधारण वाटर और ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। अब इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करेंगे, इन दोनों को बैटरी से जोड़ करके विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो इसमें क्या होगी, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती रहती है और विद्युत अपघटन बार बार उसमें होता रहता है। तो प्रत्येक स्टेप में वहाँ से क्या निकलेगा, ये जो जल है दो भागों में टूटेगा, H+ और OH- आयन में। ये जो हाइड्रोजन है H2 बन के बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन O2 बन करके बाहर निकलेगा। तो यहाँ से जो गैस बनता है वो यहाँ से बाहर निकलेगा O2 + H2 गैस के रूप में। तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती हैं और प्रत्येक पद में शेष जल में जो D2O है उसकी सांद्रता बढ़ती हुई जाती है, जो अंत में D2O के रूप में 100% प्राप्त कर लिया जाता है। तो यहाँ का तो जितना भी H2O है गैस बन के बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन से। अब यहाँ पे जो बचता है वो क्या बचता है, D2O की मात्रा इसमें बची हुई रहती
उससे 100% D2O को प्राप्त कर लेते हैं। तो यह विधि कहलाती है विद्युत अपघटन विधि D2O को बनाने की। अब देख लेते हैं भारी जल के गुण। तो जो भारी जल है वह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है और द्रव रूप में पाया जाता है। भारी जल का जो भौतिक स्थिरांक का मान है वह साधारण जल की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है और उसका जो अणुभार, गलनांक, क्वथनांक इन सब का मान बुक में सारणी के रूप में दिया हुआ है, इसको आप लोग को देखना है। तो इसमें जल की तुलना करते हुए जल का अलग से दिया है, साधारण जल का, और भारी जल का अलग से दिया हुआ है, उसको देख लेना बुक में से। उसके बाद देखते हैं कि जो भारी जल के लवण की घुलनशीलता, माने भारी जल का जो साल्ट रहेगा उसको जब घोलेंगे तो घुलनशीलता सामान्य जल की तुलना में कम पाई जाती है, क्योंकि ये जल की तुलना में ज़्यादा चिपचिपा प्रकृति का रहता है या जल की तुलना में ज़्यादा गाढ़ा प्रकृति इसमें पाई जाती है। यह हो गया केमिकल प्रॉपर्टी। अब सारणी में जितना भी दिया हुआ है गलनांक, क्वथनांक, संभवन ऊष्मा, सब का मान संख्यात्मक डाटा के रूप में दिया हुआ है, इसको आप लोग को देख करके याद करना है। आगे देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेवी वाटर। तो जो रासायनिक गुण है भारी जल का, उसमें सबसे पहले आता है विद्युत अपघटन की क्रिया। तो जैसे जल में विद्युत अपघटन होता है उसी प्रकार से जो भारी वाटर है इसमें भी विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। तो इसका जो D2O है, D2O इसका 2 अणु लेते हैं, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और विद्युत अपघटन की क्रिया कराते हैं। तो विद्युत अपघटन के द्वारा यहाँ से बनेगा 2D2 + O2। तो जैसे उसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है जल में, उसी प्रकार भारी वाटर में ड्यूटेरियम गैस निकलेगा और उसमें जैसे ऑक्सीजन निकलता है जल में, उसी प्रकार से भारी वाटर में ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पे जो ड्यूटेरियम गैस निकलता है ये कैथोड पे निकलेगा और ऑक्सीजन गैस एनोड पर मिलेगा। तो ये जो कैथोड है और ये एनोड है, तो ये एनोड पे मिलेगा और ये कैथोड पर मिलता है। तो इस प्रकार से इसमें जल अपघटन होता है। दूसरा देखेंगे धातुओं के साथ क्रिया। तो जैसे उसमें सोडियम के साथ क्रिया करता था साधारण वाटर और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता था NaOH। तो जो भारी वाटर है सोडियम के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, NaOD का निर्माण करेगा, माने कि ड्यूटेरो ऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी प्रकार जो कैल्शियम है उसके साथ क्रिया करके CaOH ट्वाइस बनाता था साधारण वाटर, तो ये क्या बनाएगा, CaOD ट्वाइस का निर्माण करेगा। उसके बाद देखते हैं जिंक के साथ जिंक ऑक्साइड बना करके हाइड्रोजन गैस निकलता था, तो इसमें क्या निकलेगा, D2 गैस बाहर निकलेगा। उसके बाद जो अगला है धातुओं के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता था तो हाइड्रोक्साइड बनाता था जल, तो जो भारी जल है वो क्या बनाएगा, ड्यूटेरो ऑक्साइड का निर्माण करेगा। उसके बाद देखेंगे अधातुओं के साथ रिएक्शन। तो जैसे SO3 एक अधातु है सल्फर, इनके साथ जब रिएक्शन करता था H2O तो इससे बनता था H2SO4 बनता था, ये बनता था सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें H2O की जगह में क्या ले लिए हम लोग, D2O लिए हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, D2SO4 का निर्माण हो जाएगा। तो जो D2SO4 है इसका नाम है ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल था H2SO4 का नाम, इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार से जो N2O5 के साथ जब रिएक्शन करता है N2O5 + D2O, तो जो N2O5 के साथ जब D2O का अणु रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है D2NO3 का 2 अणु बनाएगा। यहाँ से बनेगा DNO3,
तो जैसे HNO3 बनता था ना नाइट्रिक अम्ल, इसी के समान DNO3 बनता है। तो इसका नाम था नाइट्रिक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ड्यूटेरो नाइट्रिक अम्ल। इस प्रकार से जो ड्यूटेरियम है वो क्रिया करता है। उसके बाद धातु के कार्बाइड, फास्फाइड और नाइट्राइड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो जैसे प्रोडक्ट H2O में मिलता था उसी प्रकार से प्रोडक्ट इसमें भी मिलेगा। जैसे कि PH3 बनता था, इसका नाम था फास्फीन, तो इसमें क्या बनेगा, PD3 बनेगा, इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरो फास्फीन। इसी प्रकार से जो मेथेन बनता था CH4, उसके जगह पे क्या बनेगा, CD4 बनेगा। तो जो CD4 का नाम है ये मेथेन है, तो इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरो मेथेन। इसी प्रकार से जो आर्सिन बनता था ASH3, इसकी जगह पे बन जाएगा ASD3, तो इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरो आर्सिन। अब अगला देखते हैं ड्यूटेरो हाइड्रेट का निर्माण। तो जो ड्यूटेरो हाइड्रेट है उसमें जो कॉपर सल्फेट रहता था CuSO4 डॉट करके 5H2O इसमें जुड़ा हुआ था। तो जो 5H2O था ये कॉपर सल्फेट का हाइड्रेट कहलाता था। तो इसमें जो H2O है इसकी जगह पर D2O जाकर के जुड़ेगा, तो ये ड्यूटेरो हाइड्रेट कहलाएगा। इसी प्रकार से जो Na2SO4 है, Na2SO4 और 10H2O रहता था, तो 10H2O की जगह में यहाँ पे आ जाएगा 10D2O। इस प्रकार से इसमें ड्यूटेरो हाइड्रेट का निर्माण होगा। अब जो है ड्यूटेरो अपघटन की क्रिया इसमें पाई जाती है। तो जो ड्यूटेरो अपघटन है ये किसकी उपस्थिति में होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फाइड की उपस्थिति में क्रिया होती है। अगर हम लोग बेरियम सल्फाइड की उपस्थिति में देखेंगे BaS + D2O, इसका जब रिएक्शन देखते हैं तो ये जो D2O है ये अपघटित हो जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट बनाएगा। इसी को बोला जाता है ड्यूटेरो अपघटन की क्रिया। तो इसमें क्या बनेगा, Ba यहाँ से बनता है D2S, ये D2 और ये S, और यहाँ से बनेगा BaOD, यहाँ पे सॉरी ये दो अणु इसका लेते हैं तो यहाँ से D2S बनेगा और यहाँ से बनेगा BaOD वाइस। तो इस प्रकार से यहाँ पे ड्यूटेरो अपघटन होगा, माने कि ये अणु जो टूट करके दो प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। अगला देखते हैं विनिमय अभिक्रियाएं। विनिमय अभिक्रिया में क्या होता है, जो एक्सचेंज अभिक्रिया भी उसको कहा जाता है। जैसे कि HCl + D2O, ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो इसमें हाइड्रोजन है और इसमें क्या है, ड्यूटेरियम है। तो क्या होगा, इसमें एक ठो हाइड्रोजन है और इसमें दो ठो ड्यूटेरियम है। तो इसमें D है दो ठो और इसमें एक ठो है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और इसमें का जो एक ठो ड्यूटेरियम है यहाँ करके जुड़ जाएगा। माने कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज की क्रिया हो जाएगी। इसी को बोला जाता है एक्सचेंज रिएक्शन। तो इसमें का एक ठो D यहाँ आएगा तो ये बन जाएगा DCl प्लस ये क्या बन जाएगा, एक ठो D बचा है तो D, और ये H इधर आया तो H और ये का O। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HDO, इन दोनों में से किसी एक के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें एक्सचेंज रिएक्शन भी पाया जाता है। उसके बाद ये हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं जैविक एवं शारीरिक प्रभाव। तो भारी जल जो है यह हैवी वाटर है, पौधों पर, जीव जंतुओं पर और मनुष्यों के लिए हानिकारक होता है और उनमें होने वाली क्रियाओं के वेग को धीमा कर देता है। माने जीव जंतुओं में जो वृद्धि के विकास का, पाचन का, अपचयन का क्रिया होगा उन सबको कम कर देगा, धीमा कर देगा, जिसके कारण ये जीवों के लिए हानिकारक प्रकृति का होता है। और यह सामान्य जल की तरह, जो सामान्य जल है उसका उपयोग हर कार्य में वृद्धि और विकास के लिए किया जाता है, तो उसका विपरीत प्रभाव इसमें पाया जाता है।
उसके द्वारा पोषण या वृद्धि की क्रिया होती है साधारण जल द्वारा, और जो भारी जल है इसका उपयोग पोषण के लिए नहीं किया जाता है। अब आता है भारी जल का उपयोग। तो भारी जल का जो उपयोग है नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन बहुत सारा निकलता रहता है तो उसकी गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में उसका उपयोग भारी वाटर का किया जाता है। मान तीव्र गति से चलता रहेगा तो उसकी गति को धीरे करने के लिए, मंद करने के लिए मंदक के रूप में उसका उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के क्रियाविधि का जब अध्ययन ट्रेसर यौगिक के रूप में करते हैं तो वहाँ पे भारी वाटर का उपयोग होता है। भारी वाटर का उपयोग विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा ड्यूटेरियम को बनाने के लिए किया जाता है। अभी देखे हैं कि विद्युत अपघटन में ड्यूटेरियम गैस निकलता था, उसी प्रकार कैथोड पर निकलता था ड्यूटेरियम, इसलिए भारी वाटर का उपयोग ड्यूटेरियम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में ठंडा वातावरण करने के लिए शीतलक के रूप में वहाँ पे उपयोग इसका करते हैं। अब यहाँ पे कुछ नदियों जैसे कि गंगा नदी का जल कई वर्षों तक रखा रहने पर स्वच्छ और शुद्ध रहता है। माने गंगा नदी का जल बॉटल में भर के कई साल तक रखे रहते हैं फिर भी खराब नहीं होता है। इसका कारण यह रहता है कि उसमें भारी वाटर या हैवी वाटर की मात्रा पाई जाती है जो कि उसको खराब होने नहीं देता है। तो ये हो गया भारी वाटर का उपयोग कंप्लीट। उसके बाद अगली क्लास में देखेंगे मृदु एवं कठोर जल के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक।